नमस्कार. मॅक्स महाराष्ट्रमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे किरण सोनवणे आणि संपूर्ण भारताला नाहीच तर जगाला ज्या घोटाळ्यानं एकूणच खळबळ माजून दिली त्या अदानी घोटाळ्याच्या संदर्भातली आज आपण चर्चा करणार आहोत. गौतम अदानी यांचा जो जगातल्या श्रीमंतांमध्ये तिसऱ्या क्रमांक होता तो खाली जात जात जवळपास आता 27 आणि त्याच्यापेक्षाही खाली तो नंबर गेलेला आहे. आणि एकूणच त्या संदर्भातला हा घोटाळा नेमका काय होता, या घोटाळ्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती नेमके काय परिणाम झाले आणि आता येणाऱ्या काळामध्ये त्या संदर्भातल्या कुठल्या प्रकारच्या संकटाला भारतीय अर्थव्यवस्थेला जावं लागतं, या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. आणि ही चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत ज्येष्ठ पत्रकार ज्यांचा शोध पत्रकारितेमध्ये खास हातखंडा आहे, त्यांचं नाव आहे असे रवी नायर सर आपल्या सोबत आहेत. रवी नायर सरांबद्दल सांगायचं म्हणजे रवी नायर सर न्यूज क्लिक असेल, द वायर असेल, जनता का रिपोर्टर असेल आणि फ्रंटलाईन अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या मॅगझिन्स मधून या संदर्भात लिहित असतात, शोध पत्रकारिता करत असतात. यापूर्वी ही प्रांजोय गुहा ठकुर्ता इकॉनॉमिकल पॉलिटिकल विकलीचे जे संपादक राहिलेले आहेत पूर्वी, त्यांनी आणि रवी सरांनी एकूण मिळून 500 पानाचं राफेल घोटाळ्यावरतीचं पुस्तक त्यांचं प्रकाशित झालेलं आहे. संपूर्ण जगामध्ये त्या पुस्तकाने खळबळ माजून दिलेली आहे. आता रवी नायर सर आपल्या सोबत आहे. सर, स्वागत है आपका मैक्स महाराष्ट्र में. नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सर, जो अदानी का घोटाला आया है जिसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, इंटरनेशनली भी प्रतिक्रिया आ रही है. आपको इस मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, आपको ये कैसे मालूम पड़ा और ये एग्जैक्टली घोटाला क्या है? एक कैसे मालूम पड़ा मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप एकदम बहुत बड़ा हो जाए तो मानी बात है, किसी को भी शक हो सकता है. सो वैसे शक मुझे भी हुआ था. एंड मुझसे पहले आपने जो बोला था परंजोय दा वगैरह ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं. लाइक स्टार्टेड बाय मिस्टर परंजोय गुहा ठाकुर था, मेरा कलीग है, सीनियर कलीग है. एंड एम राजशेखर, अरुणा चंद्रशेखर, अबीर दास गुप्ता, बहुत सारे लोगों ने लिखा है पहले ही. सो आई गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज दिस ग्रुप एकदम बड़ा हो गया और इनको ना बहुत सारे जो बिजनेस है, जहां भी गवर्नमेंट कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और अदरवाइज बिजनेस चालू करने का प्लान करता है, उधर ही पहुंच जाता है. और बहुत सारे पोर्ट इनके पास पहुंच गया. और जो एयरपोर्ट्स 2019 में जो एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जिस कंपनी को कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट में, उसमें उनको 6 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो 6 एयरपोर्ट इनको सौंपा गया. सो मानी बात है, शक तो होना ही है, डाउट तो होना ही है. वैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था. फिर जब ढूंढना शुरू किया था और ज्यादा खोजना शुरू किया तो बहुत सारे मामले से बाहर आ गया दैट गवर्नमेंट का सपोर्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है. सो गवर्नमेंट क्यों कर रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी को? सो इन्वेस्टिगेशन वैसे शुरू हुआ था. फिर 2021 तक हमें पता चला दैट बहुत सारे जो मॉरिशियस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उसका हमने खुलासा किया था. उसमें वो 6-7 कंपनियां, इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन अडानी ग्रुप में ही है. और इस कंपनियों का लिंक सारे कंपनियों का लिंक एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड लिंक्ड कंपनी से है. उस कंपनी का ताल्लुकात जतिन मेहता के साथ है. सो बहुत सारे ऐसे आए था. सो उस टाइम जब बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस का एमपी है महुआ मोइत्रा, ये इश्यूज पार्लियामेंट में उठाए थे. तो उस टाइम का जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था दैट सेबी इसका इन्वेस्टिगेशन करना है. सो अभी सवाल ये आ रहा है दैट 2021 जुलाई में सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे
तो ये 2 साल होने वाला है, 1.5 साल से ऊपर हो गया। सो सही बात, इसका नतीजा क्या निकला? बराबर, इन्वेस्टिगेशन का व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू दैट इन्वेस्टिगेशन, उसका नतीजा क्या निकला है? एग्जैक्टली, हाँ, एक, राइट, आपने सेकंड सवाल ये पूछा था दैट इसमें घोटाला क्या है? एग्जैक्टली घोटाला क्या है? घोटाला ये है दैट जब शेयर मार्केट में कंपनीज का प्राइस ऊपर जाते हैं, और ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना डिविडेंड देता है, कंपनी का न्यू बिजनेसेस क्या क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आता है, कैसे रेस करता है, ये सारे डिपेंड होता है। लेकिन अडानी का केस में करीब 2 साल से इनका जो शेयर प्राइसेस है सारी कंपनीज का ओके, एकदम, उस टाइम 6 था, फिर लास्ट ईयर 7 हुआ, फिर अडानी जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी आ गया, फिर 9 हो गया, एनडीटीवी बिल है, अभी 10 लिस्टेड कंपनीज है। तो इनका जो प्राइसेस एकदम इतना ऊपर, लाइक अंबुजा, एसीसी और एनडीटीवी हम छोड़ देते हैं, और इस कंपनियों का जो शेयर प्राइसेस इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? ओके, सो इट इज वेरी डाउटफुल। उस टाइम सबको पता है दिस इज नॉट क्लियर, दिस इज, इसमें कुछ गड़बड़ी है, सबको पता है। मतलब आप देख लो, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में अडानी का जो प्रमोटर ग्रुप का जो कंट्रोल है वो मैक्सिमम है। ओके, ठीक है जी। सो प्रमोटर ग्रुप तो अपना शेयर तो बेच नहीं रहा, राइट? हाँ, बाकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका हिस्सा है करीब 15, 16, 18% तक कई कंपनियों में। सो बाकी कितना बचा है? सो एक्चुअली जो एक्चुअल पब्लिक फ्लोटिंग जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है वो बहुत कम है, 4-5%। ओके, राइट। सो उनके पास जो शेयर उनको ट्रेडिंग करने के लिए जब मिलता नहीं है, सो आर्टिफिशियली इसका जो प्राइस है ऊपर हो जाता है। बराबर, सेबी को इस पे ध्यान देना चाहिए था, रेगुलेटर हाँ, को इसमें ध्यान देना चाहिए था, हाँ, बट इन्होंने इसको कैसे अलाउ किया? मतलब सेबी का रोल इसमें आता है क्या? बिल्कुल, ये सेबी का ही गलती है, सेबी हाँ, का ही गलती है। किरण, आप एक ये बताओ, 2021 जुलाई में सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एफपीआई का, उसका नतीजा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कहाँ है? बराबर है, वो इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने इनको मिला क्या है? कुछ तो कुछ, इधर आप पूरा क्लियर कर दो, इसमें कुछ घोटाला नहीं है, सब कुछ साफ था और ये सारे एफपीआई क्लीन है। आप वो रवि सर, इसमें आप ऐसा वो नहीं बोल रहा है, आप ये भी नहीं बोल रहा है। हाँ, बोलिए ना, हाँ रवि सर, तो इसमें ऐसे तो इनको कुछ तो कुछ बोलना चाहिए ना। अब 2021 जुलाई से पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अभी तक हाँ, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? सही बात है, ठीक है, अभी एक और बात बताता हूं। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर महीने और अक्टूबर महीना में, इस 4 हफ्ते के अंदर, सितंबर से लेके अक्टूबर मिडिल तक 2 बार मिस्टर गौतम अडानी सिबी गए थे, सिबी का हेडक्वार्टर्स गए थे मुंबई। उधर सिबी ऑफिशियल से मिला था और सिबी चेयरमैन से भी मुलाकात की, इन्होंने मीटिंग किया है। उन्होंने क्या डिस्कस किया हमें पता नहीं, लेकिन सिबी अडानी ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो इन्होंने क्या डिस्कस किया होगा? सही और बात, सिबी के रवी नायर सरांचं आणि त्यांचं आपलं नेटवर्कचा त्यांचा काहीतरी इश्यू येतोय, त्यामुळे त्यांचा आणि आपला संपर्क तुटलेला आहे. पण रवी नायर सर आपल्याला सांगत होते, की आम्ही एक पत्रकार आहोत आणि पत्रकार असल्यामुळे अचानक पद्धतीने एखाद्या कंपनीचा शेअर वाढला गेला आणि त्याची किंमत इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढला, तर तिथेच संशयाला पहिल्यांदा म्हणजे वाव निर्माण होतो, तिथे संशय निर्माण होतो, की एक कंपनी आणि अचानक संपूर्ण जगामध्ये आणि सगळे लोक त्याचे शेअर इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसे काढतात. नायर सर, मैं ये पूछ रहा था कि जी, आम आदमी को अगर एक घोटाला समझना है, आप अभी बता रहे हैं वो स्टॉक मार्केटिंग के हिसाब से बताए, या इकोनॉमिक लैंग्वेज के बारे में आप बता रहे, उस टर्म्स में बता रहे, आम आदमी को अगर अदानी का घोटाला समझना है तो कैसे बताओगे आप? ओके,
हम एक एग्जाम्पल लेता हूँ उसका। हाँ 2019 में जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर रहे थे, सरकार जो 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने का निर्णय लिया था, उसका डिसीजन पहले प्रधानमंत्री का ऑफिस से आया था। ओके ठीक है जी। सो पीएमओ ने डिसाइड किया इसको प्राइवेटाइज करेंगे। एक्चुअली उसका डिसीजन होना चाहिए था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, सही बात पीएमओ से नहीं। ठीक है जी। बराबर सो पीएमओ ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया और उसके बाद एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया, जो सरकार की अलग अलग मंत्रालयों से जो सेक्रेटरीज होता है उनके एक ग्रुप बनाया गया। नीति आयोग जिसको कहते हैं नहीं, नीति आयोग अलग है, नीति आयोग भी इसमें पार्ट था, नीति आयोग अलग है। एक ग्रुप हाँ, ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया, नीति आयोग अलग है। नीति आयोग भी इस कमेटी में एक मेंबर था, पार्ट था। अभी इस कमेटी का डिस्कशन चल रहा है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग बोल रहा है 6 एयरपोर्ट एक ही कंपनी को देना नहीं चाहिए, एक। दूसरा, बाकी जो एयरपोर्ट है सारा 30 साल के लिए लीज किया था, ये 50 साल के लिए करने के लिए आप बोल रहे हो, वो गलत है। तीसरा, जो भी आप एयरपोर्ट देंगे, उस जो बिडिंग करेंगे, उसको इसी फील्ड में, जो एयरपोर्ट ऑपरेशन में कुछ तो कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो वो जो अभी जो एयरपोर्ट चला रहा है कोई कंपनी, उसके साथ टाई अप करना चाहिए। वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, उनके साथ टाई अप करके एक जॉइंट वेंचर वैसे करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट बिजनेस में। ये सारी बात जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, इसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। ओके हाँ अडानी को फिट इन करने के लिए इसमें इसमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है जी। बिडिंग हो गया, ये सारा सुपरफास्ट हुआ था। नवंबर में डिसीजन लिया, दिसंबर में मीटिंग हुआ, बिडिंग, फरवरी में एयरपोर्ट अडानी को सौंपा गया। सो इतने फास्ट इंडिया में इतनी फास्ट एक गवर्नमेंट चल रहा है, तो ऑफ कोर्स हम खोजेंगे। सो इसका हमने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का, और हाँ, इसका जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अकाउंटिंग कमेटी है, इनका एक PPPAC बोलते हैं, उनका मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने पहले पब्लिश किया था 2019 में ही। बराबर। ठीक है। सो इस दूसरा घोटाला बात कर रहे थे। सो एक हो गया। दूसरा, अभी दूसरी एक बात करते हैं। जब ये शेयर प्राइसेस ऐसे ऊपर जा रहे हैं, इसमें सबको शक है, और कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एक्चुअल बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इसमें पैसा नहीं डाल रहा, अडानी ग्रुप में पैसा नहीं डाल रहा है। और इसका जो पब्लिक फ्लोट है, मतलब जो रिटेलर्स के लिए जो शेयर्स है, वो बहुत कम है। LIC को किसने बोला इस पे निवेश करने के लिए? सही बात है, बराबर है। सो हम घोटाले की बात करेंगे, अडानी ग्रुप में बहुत सारे हैं जो फॉरेन से पैसा आता रहता है, इनका बहुत सारे काम। दूसरी एक बात कह रहे थे लोग ज्यादातर कि समझो अडानी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है, वो जो भी बिजनेस करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में जो भी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। और इसकी ग्रोथ जो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी समझो हम लोग बिल गेट्स ले या बाकी लोग ले, वो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ले, वो सॉफ्टवेयर में डीलिंग करते हैं, बाकी चीजों में, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनके शेयर की ग्रोथ फास्ट हो सकती, क्योंकि सेलिंग उस तरह से है और उसका ग्रोथ फास्ट होती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में होने के बावजूद भी इनकी जो ग्रोथ है इतनी सुपर फास्ट किस तरह से हो गई, ये एक सवाल उसमें आया था। दूसरा एक सवाल आता है कि अडानी ने जो समझो, यानी आम आदमी को समझाने के लिए लोग बताते थे कि भाई एक समझो कोई एप्पल किसी ने खरीदा, जिस एप्पल की मार्केट की कीमत एक एप्पल की समझो 20 रुपया है, लेकिन पहले ही अडानी ने इसकी 5,000 रुपया बता दी कि 5,000 रुपए का एप्पल है, और 5,000 रुपए से स्टार्ट करेंगे बेचने के लिए। अभी जब उसका शेयर गिरेगा तो गिर गिर कर कितना गिरेगा? तो ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये सही है क्या? एप्पल का स्टोरी 20 रुपए का 5,000 का, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन आपका एग्जाम्पल तो इंटरेस्टिंग था। लेकिन जो शेयर गिरने की बात कर रहा है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, क्योंकि
मामला टेक्निकल है, सो टेक्निकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बराबर बताइए। अडानी टोटल गैस एक कंपनी है, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है जी। जब से हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था तब से हाँ आज 22 ट्रेडिंग सेशन हो गया। सही बात। जब भी मार्केट ओपन करते ही ए लोअर सर्क्यूट हिट करता है और इसका ट्रेडिंग बंद हो जाता है। ओके हाँ हाँ ठीक है जी। सो ट्रेडिंग बंद हो गया तो मतलब इस 22 दिन में कोई भी लोग इस कंपनी का शेयर खरीदा नहीं है, खरीदा बेचते जा रहा है। ठीक है जी। इस कंपनी का जो एक साल में एक पिछले 52 हफ्तों में इस कंपनी का जो हाईएस्ट मार्केट प्राइस था करीब 3,900 रुपीज, 3,881 रुपीज, 82 रुपीज, समथिंग लाइक दैट। ओके आज 735 के बीच में कहीं ट्रेडिंग कर रहा है। अरे बाप आप रे। सोचिए, हाँ करीब 82-83% का गिरावट हो चुका है। मतलब एप्पल का अभी भी एग्जांपल है। अभी भी इसका गिरावट चल रहा है। क्यों चल हाँ रहा है? क्योंकि हमने पहले ही बोला था प्रमोटर ग्रुप का कंट्रोलिंग ज्यादा है, वो तो मार्केट में बेच नहीं रहा है। सही ठीक है जी। बाकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और फाइनेंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स है, हाँ बहुत सारे लोग निकाल दिया। अभी मार्केट में जो बचा हुआ जो फ्यू रिटेल इन्वेस्टर्स है, मतलब अब मान लो उसके पास उसका जो टोटल वो है 100 करोड़ शेयर है, मान लो, अब मान लो। ओके ठीक है जी। सो प्रमोटर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सारा बोल के करीब 93-94 करोड़ उनके पास है। ओके बाकी जो 8 करोड़ शेयर्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी 8 करोड़ शेयर्स है, उसमें से जो फ्राइडे का नंबर मैं बता सकता हूं। फ्राइडे जो मार्केट खोलते ही 1,40,000 शेयर्स बिक गया, मार्केट खोलते ही। ठीक है जी। ठप हो गया, मतलब क्लोज्ड, लोअर सर्क्यूट हो गया, ट्रेडिंग क्लोज्ड। ओके सो रोज ऐसे सेल बहुत कम हो रहा है, लेकिन गिरते जा रहा है क्योंकि ये लोअर सर्क्यूट इन्होंने रीसेट किया, पहले 10% था, 5% कर दिया। सो ऐसे चलेंगे तो चलेंगे बहुत टाइम तक चलते रहेंगे, ऐसे चलेंगे तो। बराबर नहीं, लेकिन जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसको लेकर 400 पेजेस का आंसर जवाब अदानी ग्रुप से भेजा गया, तो लेकिन अभी आप जैसे बता रहे हैं कि उनके शेयर दिन ब दिन गिरते ही जा रहे हैं। या राष्ट्रभक्त लोग जो उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने खरीदना चाहिए ना अदानी का। ये भी देशभक्ति का मामला है ना। उन्होंने तो शेयर खरीदना चाहिए था। उसको गिरने जाना मतलब राष्ट्र का गिरना है। किरण, बोलने में नेशन फर्स्ट होता है, बराबर है, बोलने में होता है। हाँ एक्चुअली मैं फर्स्ट हूं, मेरा फैमिली फर्स्ट है। सही बात है। ये जी बोलने के लिए बोल सकता है नेशन फर्स्ट, हाँ, कोई नहीं करता। सही नहीं बात तो ठीक है जी। मोदी जी का इतना फैंस है, वो इनका अडानी का सपोर्ट में बाहर आता है। हम कुछ भी लिख ले, वो ट्रोलिंग करने आता है सोशल मीडिया में। कभी कभी फोन पे गाली देता है, मैसेजेस भेज देता है गंदा गंदा। सही बात है। इनमें से कोई भी 1,000 रुपए भी मार्केट में नहीं, अडानी शेयर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है। तो उसमें नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट कुछ नहीं है। जब पॉकेट से पैसा जाता है ना, तब पता चलेगा जी। देखो नहीं, ये बताया जाता है कि एलआईसी ने इन्वेस्ट करने के पहले एलआईसी की जो पेरेंट बॉडी थी, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। एडवाइजरी कमिटी में उनका ये हुआ था, तो फिर भी इन्वेस्ट कैसे हुआ? किसके इसके ऊपर हुआ, कैसे हुआ? आप देख लो 2020 सितंबर में जो पहले जो काइंड ऑफ 2019-20 में जो पहले इन्वेस्ट किया था एलआईसी ने एक अडानी ग्रुप स्टॉक में, वो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किया था। ठीक है जी। बाकी कंपनियों में अचानक अडानी ग्रुप का, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में आना शुरू हो गया था 2022 सितंबर से। ये अचानक शुरू हुआ था। ओके। शेयर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुआ था, और उसी टाइम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी, इनका जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम था वो भी अचानक बढ़ गया। सो ये इन्वेस्टिगेशन की इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर
कभी अडानी ग्रुप को रेकमेंड नहीं करते और किया भी नहीं है। इसलिए आप देखोगे, हाँ। म्यूचुअल फंड्स को देख लो आप, कितने म्यूचुअल फंड्स अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, बहुत कम है। और ओके। उनका परसेंटेज भी देख लो आप, बहुत कम है। और अडानी ग्रुप में एक दो कंपनियां छोड़ के बाकी कोई कंपनीज का एनालिस्ट रिपोर्ट नहीं है। कंपनी उतना अच्छा है तो ऑफ कोर्स एनालिस्ट रिपोर्ट आएंगे। आप टीसीएस का देखो, कितना एनालिस्ट रिपोर्ट्स है। टाटा ग्रुप में टीसीएस है, उसका देख लो। रिलायंस का देख लो आप, रिलायंस का देख लो। ओके। सो जब जब एनालिस्ट रिपोर्ट भी नहीं आते, सो हम्म। मानी बात है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, राइट। ऑल सही ऑल बात। द या जो सीरियल इन्वेस्टर्स है मार्केट में, जो सीरियल इन्वेस्टर्स बोलता है मुंबई में, लाइक दमानी एंड ऑल, बराबर है। उन्होंने इसमें टच नहीं किया। उनका पोर्टफोलियो में अडानी है ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है जी, कोई भी अडानी कंपनी नहीं है उनका पोर्टफोलियोज में। बराबर सो है। सो एलआईसी कैसे डिसाइड किया? सो सही बात। एलआईसी को कहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया, और एलआईसी का जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है उनको हम्म। कहां से और किसने इंस्ट्रक्शन दिया गया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए? हम्म। सो वो पोर्टफोलियो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनको उनको ऊपर से बिल्कुल इंस्ट्रक्शन आ गया होगा, इसलिए। हाँ। अदरवाइज एक सी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट पीपल। हम्म। इनको पता है वो क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों के पैसे से खेलता है एंड वो जिम्मेदार होता है। हाँ। जिम्मेदार लोग होते हैं वो, उनको पता है। सो बिना किसी का बिना ऊपर से किसी का अनुशासन के और स्ट्रिक्ट ऑर्डर के बिना ये इन्वेस्टमेंट एलआईसी का हो ही नहीं सकता अडानी ग्रुप में। सो बराबर बराबर। किसने इंस्ट्रक्ट किया था, वो कल्प्रिट है। उनको हाँ। उनको ढूंढना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। सही बात। रवि सर, एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि अरे भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का दिवालिया हो गया या उसके शेयर गिर गए, तो इसका भारत जैसे बड़े इकोनॉमी के ऊपर क्या असर गिरेगा? लोग फालतू में हो हल्ला कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि इस तरह से भी बहुत सारी चर्चाएं यानी सोशल मीडिया पर और मीडिया में चलती जा रही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से असर आएगा इकोनॉमी के ऊपर? इसको ना थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। हम्म। आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला था दैट अडानी का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है और उसका रिटर्न्स आने में टाइम लगता है। सो उसको आप अडानी ग्रुप का टोटल जो डेट है, जो क्या बोलता है उसको, डेट को डेट को हिंदी में क्या बोलता है, वर्ड मैं भूल गया। सो अडानी ग्रुप का जो टोटल डेट है, हाँ। अ, उसका आप एक बार देखना पड़ेगा। सो अडानी ग्रुप का जो सीएफओ ने अभी रिसेंटली बताया था दैट 2,40,000 करोड़ का उनका डेट है। कर्जा ठीक है है। जी, हाँ जी। नाउ इसमें द प्रॉब्लम इज, ये सारा इन्होंने बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंडियन फॉरेन देन बॉन्ड्स वगैरह ऐसे रेस किया था हाँ। टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर है। राइट बराबर। राइट। सो जो पिछले महीने एफपीओ फ्लोट किया था, जो इन्होंने जो इनका वो कैंसिल करना पड़ा था, दैट हाँ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हाँ। 20,000 करोड़ का, उसमें बताया गया था दैट करीब 4,500-5,000 करोड़ के आसपास ये निवेश करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट के लिए, ओके। राइट। हम्म। और हुआ नहीं, नहीं हुआ। वो पैसा आया नहीं। सो आया। बोलने का मतलब यह है दैट इनका जितना भी प्रोजेक्ट्स, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हाँ। एक्सेप्ट लाइक फ्यू पोर्ट्स लाइक मुंद्रा छोड़ के, मैक्सिमम इनका प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी भी चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट स्टेज में है, पूरा डेवलप नहीं है। नहीं हुआ। एयरपोर्ट इनको इसलिए दिया गया, ये डेवलप करेंगे। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, उसका फैसिलिटीज इनको डेवलप करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसका सिटी फ्रंट एक्सपेंशन करना है। सो ये सारा बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इनका बहुत सारा पैसा चाहिए इनको। बराबर। जब ये पैसा निवेश करेंगे तब इसका रिटर्न आना शुरू होगा, एक्चुअल रिटर्न्स आना शुरू होगा। और सही आपने जो पहले बोला था, जो सर्विस और प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज जैसे
इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में मार्जिन नहीं होता, मार्जिन कम होता है। सही बात है। ठीक है जी, और वापस आने में टाइम लगता है। नाउ अडानी ग्रुप ने खुद बोल दिया, 2-3 कंपनियों का इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिवाइज कर रहा है, उसमें रीवर्क करेंगे। मतलब हम अडानी पावर का देख लेते हैं। एक डीबी पावर का प्रोजेक्ट वो ले रहे थे, वो कैंसिल कर दिया क्योंकि पैसा नहीं है। हाँ। राइट। अडानी ग्रीन एनर्जी का देखते हैं, इनका जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स है, इट्स अंडर डेवलपमेंट और इन पाइपलाइन। सो अडानी ग्रीन एनर्जी का कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइज कर रहा है, इन्होंने बोल दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इन्होंने एक नया 2 प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स का ऑफ कोर्स हम बात ऑलरेडी किया था। इनका जो पोर्ट प्रोजेक्ट्स है, लाइक केरला में एक पोर्ट बना रहे हैं लोग, विഴിഞ്ഞം बोल के, एक ना ट्रांसशिपमेंट, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, उसमें दिक्कत आएगा। उसमें इनका इन्वेस्टमेंट रादर बहुत कम है, फिर भी। ठीक है जी। नाउ इंटरनेशनल जो इन्होंने बोला ग्रीन हाइड्रोजन में 50 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर निवेश करेंगे। उसमें करीब 25% का कमिटमेंट किया था। एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, लेकिन कमिट किया था। टोटल फ्रांस का एक कंपनी है टोटल एनर्जी, इनके साथ इनका टाई अप भी है गैस में, जो अडानी टोटल गैस, उसमें इन्होंने कमिट किया था दैट 50 करोड़ का 25%, करीब 10-12 करोड़ रुपए वो निवेश करेंगे। उन्होंने बोल दिया हम अभी निवेश नहीं करेंगे। इन ग्रुप का ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो एक्चुअल रिपोर्ट बाहर आएंगे, उसके बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे। बहुत सारे बैंक्स ने इनका बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स पे लोन देने के लिए मना कर दिया ऑलरेडी कस्टमर्स को। सो हो क्या रहा है? हो ये है दैट ये हो रहा है दैट इनका कंपनीज का छवि खराब हो चुका है ऑलरेडी। सही बात है। सो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको फंडिंग करने के लिए डर रहा है। हाँ। सो जो भी पैसा एक अभी जनरेट करेंगे, इस पैसे से उनका अभी जो एक्सिस्टिंग डेट है उसको सर्विस करना पड़ेगा। उसके लिए भी पूरा ये जनरेट कर पाएंगे या नहीं, वो देखना पड़ेगा। राइट। सो इनका एक्ट जो इन्होंने जो इतना एक्सपैंड कर रहा था पिछले साल, इन्होंने 3 नया प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया, जिनके जहां इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो इन्होंने एक कॉपर स्मेल्टिंग का प्लांट, एक कॉपर रिफाइनरी शुरू करने के लिए मुंद्रा में, ठीक है, जिन्होंने अनुमति ली है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक कंसोर्शियम, इंडियन बैंक्स के, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंसोर्शियम हेडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने करीब 8,800 करोड़, 8,000 और 8,800 करोड़ इनको देने के लिए बोला था। ठीक है जी। उड़ीसा में इन्होंने एक एल्यूमिनियम का प्लांट और माइन एक्सपेंशन के लिए इन्होंने बात किया है। उधर इनका ये चल रहा है। सो ए फील्ड्स में इनका एक्सपीरियंस नहीं है, ना कॉपर में है ना। मतलब आपने जो रवि सर बात कही, उसमें से 2 बातें सामने आती है। एक तो इनका प्रॉब्लम्स होने के कारण, ये घोटाले में सामने आने के कारण, एक तो देश में जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से चल रहे हैं वो रुक गए हैं, एक बात। और जो नए चालू होने वाले रुक जाएंगे, हाँ रुक जाएंगे समझो यानी, और नए शुरू होने की संभावना कम है, एक बात है ना। अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप का। सो हाँ, दूसरा, देश का जो विकास है उसमें कहीं तो भी रुकावट, अड़चने पैदा हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। उस पे आ रहा हूं। दूसरा, जब फॉरेन बैंक्स, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बाहर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स वगैरह मना करते हैं इनको लोन देने के लिए, सो क्या होता है, एक सवाल उठता है इंडिया का रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ऊपर। एग्जैक्टली। ठीक है जी। हमारा जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है, सेबी का, और इनका रोल क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। हाँ। सो इन्वेस्टर्स का, जो बाहर का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ना, वो एक खराब हो जाता है। ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है जी। दैट इज वन।
नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट यू सेड. सी, देश में जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उसमें तो दिक्कत आने का चांसेस कम है, लेकिन अडानी का जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो इतना तेजी से जो एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन चल रहा था उनका ग्रुप का, उसमें रुकावट ऑलमोस्ट पक्का ही है. ठीक है जी, फॉर वेरियस रीजंस. इसलिए क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है दैट इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गवर्नमेंट ने अडानी को एक मोनोपोली बनाने के लिए, मोनोपोली का हिंदी वर्ड मैं जानता नहीं हूँ, आई एम सॉरी. सो जी, एक सत्ता मतलब. हाँ जी. सो एक मोनोपोली बनाने के लिए कोशिश किया था अडानी का. अब पोर्ट सेक्टर देख लो, अडानी के पास 12 पोर्ट है. ठीक है जी, इट्स अ काइंड ऑफ मोनोपोली. एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट है अभी हाथ में, मुंबई मिला के, और 8वीं नवी मुंबई कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है. ठीक है जी. एक अगला एक पोर्ट, 12 पोर्ट हाथ में है, कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन है. थर्मल पावर में जो कोयला से जो कोयला जला के जो पावर बनाता है, उसमें सबसे ज्यादा पावर स्टेशन इनका है. राइट, प्राइवेट में जो ही इज द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर. अडानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर. अडानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया. सो जब मोनोपोलीज बनाता है, उसमें कोई भी एक कंपनी में कुछ होता है ना, उसका रिपल इफेक्ट होता है. सही बात है. वो उस ग्रुप में सब कंपनीज को इफेक्ट करता है. सो ये लोग क्या करते थे, एक कंपनी के नाम पे लोन लेते थे, एक कंपनी के नाम पे फंड रेज करते थे, और बाकी इसमें ट्रांसफर करके यूज कर रहे थे. अभी कैसे करेंगे? बराबर है. उसमें दूसरा एक सवाल एक आता है कि एक जो अदानी है या कुछ चंद बिजनेसमैन है, उनके हरेक के धीरे धीरे पोल खुलते जा रहे. जैसे आपने पहले राफेल का मामला निकाला था, और वो कहां तक अभी आया है, उसका कुछ रिजल्ट आया नहीं. वो तो अभी कुछ लोग चर्चा भी नहीं करते. देखो, चर्चा करने के लिए ना मीडिया चर्चा करना चाहिए. राइट. जब ये रफाल का मामला खुलासा किया था, कितने मीडिया चर्चा किया था उसमें, एक्सेप्ट फ्यू पब्लिकेशंस लाइक वायर, हिंदू, फ्रंटलाइन, अप टू एन एक्सटेंट बिजनेस स्टैंडर्ड, नॉट पक्का, लेकिन जस्ट बिकॉज अजय शुक्ला वाज देयर. राइट. सो कितने टीवी चैनल पे इसमें एक्चुअल डिस्कशन, फैक्चुअल डिस्कशंस हुआ था? हुआ नहीं है. क्योंकि जब मीडिया, गवर्नमेंट जो भी करता है वो उसको सपोर्ट करता है, और प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, उसको एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल बोलते हैं मीडिया चैनल के अंदर बैठ के जो एंकर्स. तो ऐसे एक आई मीन इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इफ दैट इज द रोल ऑफ मीडिया, तो आप क्या सोच रहे हो? सही बात है. किरण, आप जैसे अभी जो इतने खुले में बात करने एंकर्स है ना, आजकल बहुत कम है. अभी आपने जो रफेल का मामला उठाया था, वो अभी कौन से स्टेज के ऊपर है? क्या उसका इन्वेस्टिगेशन बाकी सब रफा दफा हो गया? उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं ना. एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली डील में क्लीन चिट नहीं दिया. सुप्रीम जो एक्टिविस्ट एंड सीनियर लॉयर, फेमस लॉयर मिस्टर प्रशांत भूषण, एंड former BJP ministers यशवंत सिन्हा एंड अरुण शौरी filed a case in Supreme Court. इन्होंने केस इसलिए फाइल किया था क्योंकि इन्होंने सीबीआई को कंप्लेन किया था. उन्होंने बोला इन्होंने सीबीआई को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करके एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट किया था, पिटीशन दिया था. सीबीआई ने किया ही नहीं. सो सीबीआई, जब गवर्नमेंट को लगा, उस टाइम का जो सीबीआई डायरेक्टर था आलोक वर्मा, वो इस पे एक्शन लेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने मॉरिशस गवर्नमेंट और सदर्न गवर्नमेंट्स को इसमें जो इन्वॉल्व कंपनीज के डिटेल्स उस गवर्नमेंट से मांगा था. सो इनको जब ये पता चला, गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को ये पता चला, रातों रात उनको कंपल्सरी लीव पे उनको चेंज ही कर दिया, आलोक शर्मा को.
राइट। बदली करा दी। सो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था, सुप्रीम रंजन गोगोई का जो बेंच था, उसमें उनका ऑर्डर सिर्फ इतना ही आया था दैट दे कैन नॉट order, it was on technical ground, they cannot order an investigation into defense deal based on a article 32 petition. और डील को उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिया, सब लोग सेलिब्रेट किया उनको, डील का क्लीन चिट दिया। डील पे इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं, डील का इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है फ्रांस में। उधर का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो डील का अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने फ्रांस में जो दसो एविएशन का ऑफिस में छापा मारा था, और उधर का जो दसो एविएशन का जो उस टाइम का सीईओ और बाद में चेयरमैन बना था, उनका घर पे भी छापा मारा था। सो पता नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा देखना पड़ेगा। सीरियस इन्वेस्टिगेशन है तो कुछ बाहर आएंगे। लेकिन ये भी बताया गया दैट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर प्रेशर है, जो मतलब पूरा खुलासा करने से फ्रांस का छवि खराब हो जाएगा और उसका जो फ्रांस का रिलेशनशिप इंडिया के साथ जो है वो खराब हो जाएगा बोल के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर प्रेशर डालते जा रहा है। दैट इज द लास्ट इंफॉर्मेशन। बराबर है। मेरे देश का सबसे बड़ा घोटाला था वो 60,000 करोड़ के हिसाब से लाख करोड़ का, लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। सवाल ये आता है कि देश की एक सरकार है और देश के उद्योगपति इस तरह से कर रहे हैं, तो ये जो यानी टोटल इकोनॉमी का जो स्टेटस है अभी आने वाले समय में आप क्या देखते हो, किस तरह का फ्यूचर देखते हो? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, क्रोनिक कैपिटलिज्म देश में आ चुका है और उस हिसाब से कंट्री चल रही है, तो आप किस यानी कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल। अब जो लोग बोल रहे हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म के उस पे चल रहा है वो बिल्कुल सही है। अदरवाइज आप खुद देख लो ना, अडानी ग्रुप को जितना प्रोजेक्ट्स ऐसे दिया गया। आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आया है, एक न्यूज पोर्टल है आर्टिकल 14, उसमें एक सॉरी अल जजीरा में आई थिंक, आई फॉरगॉट कहां पर है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय जर्नलिस्ट कुमार संभव एंड हिज टीम। द रिपोर्ट is that RP संजीव गोयंका ग्रुप का कोल माइन दो शेल कंपनीज ने कोल माइन का जो ऑक्शन था इस गवर्नमेंट का, उसमें पार्टिसिपेट किया। उनको कुछ अंडर द टेबल डील हो गया होगा, उनको दिया गया। बोलता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब देखो इसका एक्चुअल ये पता करने के लिए ना क्या होता है, पिछले जितना भी गवर्नमेंट्स थे उनके अगेंस्ट कुछ भी एलिगेशन होता था, करप्शन एलिगेशन होता था, वो गवर्नमेंट्स कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते थे। सही बात है। हमारे सामने दो तीन एग्जाम्पल अभी दे सकता हूं पिछले गवर्नमेंट का, यूपीए गवर्नमेंट का। बोफोर्स तो बहुत पीछे हो गया, वो तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। 2G स्कैम, उस पर इन्वेस्टिगेशन यूपीए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था। हाँ। उन्होंने मिस्टर राजा से इस्तीफा भी मांगा था, गवर्नमेंट ने मांगा, राइट। दूसरा जो कोल स्कैम, सही बात है, इन्वेस्टिगेशन यूपीए गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर किया था। तीसरा अगुस्ता वेस्टलैंड जो डील में, हेलीकॉप्टर डील में, उस टाइम जो ऑपोजिशन में था बीजेपी, उन्होंने क्वेश्चंस उठाया तो डील कैंसिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, राइट। अभी आप मिस्टर मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, मिस्टर मोदी के और उनके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हुए, बहुत सारे, अभी से नहीं, गुजरात से लेके, जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन एक भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जिसपे उन्होंने एक और उनका गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया हो। ओके। एक बेस्ट एग्जाम्पल लेता हूं, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात गवर्नमेंट की पीएसयू है, ठीक है जी। मोदी के जब मोदी चीफ मिनिस्टर था, उस टाइम फिक्टिशियस डील्स में मोदी अनाउंस करते रहा
सरकारी पैसा देते रहा, करीब 20,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। ओके, हाँ, ऑपोजिशन इतना प्रेशर किया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, करते करते वो लोग भी बंद हो गए, वो लोग भी भूल गए, मीडिया उसको उठाया नहीं और मोदी ने कुछ किया ही नहीं। बराबर। अभी रफाल आपके सामने है, राइट? हाँ। ये अडानी का ये आपके सामने है। तो ये जितना भी बोलो, ये लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए राजी नहीं है। उनको कुछ छुपाना नहीं है, उनका हाथ साफ है। सो इन्वेस्टिगेट करने में क्या दिक्कत है? सही बात है। जो हिंदी में बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, क्लियर हो जाएगा। सही बात है। सो जो उनको कुछ छुपाना है, इसलिए तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करते ना, इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं करते। बराबर। आप जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ले लो, वो इनके हाथ में है, बराबर, राइट? जो सीबीआई हो, जो डीआरआई हो, जो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आप कुछ भी ले लो ना, ये सारे इनके हाथ में है। तो फिर क्यों नहीं कर रहा है? पर इतना सब होने के बाद भी रवि सर, एक सवाल सामने आता है कि आम आदमी अभी भी मोदी मोदी करते रहते हैं। आम आदमी को लगता है कि भाई मोदी ही सब कुछ कर सकता है। ऐसा क्यों? अभी ये तो समझो इन्हें मेन मीडिया ना उठाए, लेकिन कहीं से ना कहीं से तो भी घोटाला लीक होता है, उसकी तथ्य आते हैं, सोशल मीडिया पे हो या कोई चंद मीडिया हाउस है जो ताकत के साथ उठाते हैं, लोगों तक बात तो पहुंचती है, लेकिन लोग इसके बारे में खड़े नहीं हो रहे। कारण क्या आप सोचते? परसेप्शन मैनेजमेंट। ओके, हाँ, इसको बोलता है परसेप्शन मैनेजमेंट। मोदी का जो पीआर है ना, पब्लिक रिलेशंस, जबरदस्त है वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोदी एक ट्रैफिक लाइट इनागुरेट करने के लिए गया तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज में वो होगा, और हाँ, सारे न्यूज चैनल्स उसको लाइव कवरेज देंगे। आप एक बात बताओ, एक नया ट्रेन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फ्लैग ऑफ करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। ओके, हाँ, 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 सो मतलब हाँ, जो whatever people are seeing that Modi he came up with new thing, he is inaugurating. So that perception management, he is very good at it. BJP is very good at it. हाँ, हाँ, ठीक है जी, that is one point. Second point, they create why Modi is not ordering any investigation into the alleged scams, because उनको खुद पता है कुछ तो बाहर आ गया, तो इतना घोटाला कर चुका है ऑलरेडी, तो कुछ बाहर आ गया तो ना सारा खत्म। सही बात है। और तीसरा यह है बाकी वो बीजेपी बाकी लोगों से पूछते रहता है, ठीक है जी, मोदी नहीं है तो कौन? हम पूछ सकते हैं मोदी के बाद कौन? सही बात। समझ रहे हो? बराबर है। मोदी इज ऑलरेडी 73 ईयर ओल्ड। उस टाइम जब मोदी आया था, 75 से ऊपर जितने भी लोग थे, 75 ईयर्स से ऊपर बीजेपी में, सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, राइट? सही बात है। तो 2 साल के बाद मोदी खुद जाएगा। मोदी, if Modi is doing that, I mean, if Modi is leading by example from the front, as BJP say, so 75 years के बाद मोदी भी no, he should retire from the politics and he should go to the मार्गदर्शक मंडल. So मोदी के बाद कौन? राइट? ये भी बराबर है, मोदी के बाद कौन नहीं, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है ना, योगी आने वाला एक नया चेहरा हो तो क्रिएट कर ले, लेकिन वो छोड़ो, योगी और मोदी के पास नहीं। अभी समझो आपने बताया कि उनका बीजेपी का परसेप्शन मैनेजमेंट जो है, प्रोपोगंडा मैनेजमेंट जो है, वो बहुत स्ट्रांग। उसको काउंटर करने के लिए आप क्या सोचते हो? किस तरह से आम आदमी तक जाने के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास? मुश्किल है, अभी तो मुश्किल है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट का मेन रीजन पता है क्या है? They actually played on religion. Okay. Right? They found RSS का basic idea क्या था? RSS is a very strong network. RSS was building this network करीब 98 years हो गया, right? 100 years होने वाला है 2025 में। So अभी 98 years से इनका ही प्रोपेगेंडा चलते रहा। They created every fascist worked like this in the world, right? And every dictator, most of the dictator acted like this. So they created an enemy. They wanted an enemy. So they created
an enemy which is one community, Okay. right? And they try to project this, that they are the saviors of the majoritarian community, and many people believe that, especially in northern India. Many people believe that. Many people saw it, not only in northern India, all over India. Many people believe that. Hmm. Okay, and you know, in our democracy, in our democracy, what matters, Huh. right? They are saying that okay, people are voting for people are voting for development, right? Hmm. Yogi government came for the second time. Okay, what development they did in the first time? बराबर है, सही, एग्जैक्टली. मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी गवर्नमेंट से शिवराज सिंह चौहान कितना साल हो गया? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? कितना डेवलपमेंट लेके आया? सही बात, राइट? सो the problem is when politics is mixed with religion, it's a intoxicating cocktail. लोग उसका नशा लेते हैं. सही बात है. सो इसलिए एकदम एक करना नहीं, चेंज करना, परसेप्शन चेंज करना मुश्किल है. इट विल टेक टाइम. Otherwise, something that sort immediately should happen to change against Modi. That some serious corruption or something should come up against Modi. Okay, so if some investigation, even if journalistic investigation shows that there are clear, undisputable evidence is there against Narendra Modi and his help to Gautam Adani, that might damage his image. Otherwise, let us see how it goes. लेकिन आप इतना यानी खतरा उठाकर इस बारे में बात कर रहे हैं, और प्रांजय गुहा और ठाकुरता वो भी करते हैं, तो आपको तो उसके तरह से, उनका जो ग्रुप है उसके तरफ से धमकियां विमकियां तो आती होगी. ऐसा कुछ हुआ है या क्या? कुछ केसेस है? नोटिस तो आपको भेजा था, लेकिन बाकी और क्या? नहीं, केस फाइल किया हुआ है. केस फाइल किया हुआ है आपके ऊपर? वो रफाल के मामले में या कौन से मामले? रफाल के मामले में अनिल अंबानी का एडीएजी ग्रुप ने केस फाइल किया था पहले. उन्होंने बाद में विड्रॉ किया था. उन्होंने खुद विड्रॉ किया था. वो तो वायर के ऊपर भी किया था और मुझे पर्सनली भी किया था. सो उन्होंने खुद वापस ले लिया. अभी तो अडानी ग्रुप का एक है. सो वो एक्चुअली जो अडानी ग्रुप का जो केस है, जो उन्होंने फाइल किया है, डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, वो मेरे आर्टिकल के ऊपर नहीं है. आर्टिकल्स मैंने बहुत सारा लिखा है उसके ऊपर. उसका जो ऑथेंटिसिटी उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया. जो जितना भी आर्टिकल्स है उसको कुछ कभी गलत नहीं बताया. लेकिन आर्टिकल्स को कोट करके मैंने ट्वीट किया है. तो ट्वीट के ऊपर केस किया. ट्वीट के ऊपर केस. सो आई मीन मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स एक्चुअली आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल में मैंने खुद लिखा था. और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी ट्वीट किया है. लाइक उन्होंने उनका जो पिटीशन में मेंशन किया है, एक तो गार्डियन का है, जो यूके का जो न्यूज़पेपर है गार्डियन. दूसरे एक कोलंबो हेराल्ड, श्रीलंका का एक न्यूज़पेपर है. दूसरा है सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है. सो मैंने एक्चुअली वो सब छोड़ो ना, हिंदू, हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर, मैंने हिंदू से कोट किया एज इट इज एंड ट्वीटेड. सो हिंदू का आर्टिकल डिफेमेटरी नहीं है, और गार्डियन का आर्टिकल डिफेमेटरी नहीं है, लेकिन रवि नायर का ट्वीट डिफेमेटरी है. ओके. बेसिकली दिस आर एक्चुअली प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स. सो दबाने के लिए कोशिश करता है. ऐसे केसेस में क्या होता है, वैसे इसका आउटकम कुछ निकलता नहीं है, लेकिन परेशान कर सकता है. लाइक मैं दिल्ली में हूँ, राइट? सो मुझे गुजरात जाना पड़ेगा. मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोर्ट एक्सपेंसेस, राइट? आने जाने का टाइम. सो केस सुबह है तो मुझे एक दिन पहले जाना पड़ेगा, शाम को जाना पड़ेगा. सो माय होटल एक्सपेंसेस, राइट? सो दिस इज द बेसिक आइडिया. परेशान कर. सो थक जाएंगे आफ्टर सम टाइम. लोग थक जाएंगे, तो फिर इनके ऊपर लिखना बंद, इन्वेस्टिगेट करना बंद करेंगे. तो आइडिया, परेशान होते हैं तो कोई मैनेज करने वाले भी आते होंगे, उनसे क्यों नहीं मिल लेते?
वैसे अभी तक तो ठीक है, परंजो इज अ ग्रेट सपोर्ट। देन वैसे तो सपोर्ट ठीक है, आई मीन एवरीवन सपोर्ट इन द मॉरल सपोर्ट तो हर एक जगह से मिलता है, बहुत सारे लोग हैं, एंड सोशल मीडिया पे भी बहुत सपोर्ट ऐसे मिलता है। अदरवाइज हम जो लिखते हैं वो पब्लिश करने के लिए लोग डरते हैं, फिर आप सपोर्ट की बात कर रहे हो। बराबर। लेकिन मैं क्या पूछता हूँ कि फिर ये जो सब आप कर रहे हैं, इसका अरे आपका लक्ष्य क्या है? आखिरी सवाल, लक्ष्य क्या है? Basically, what is the job of a journalist? When a government in power is trying to hide something, वो कुछ छुपाने के लिए कोशिश करता है, तो उसको बाहर लेके आना जर्नलिस्ट का कामों में से एक है, राइट? सही बात। I write on political economy and business related matters. So मैं ये विश्वास रखता हूं that गवर्नमेंट जितना छुपाने के लिए कोशिश करो और जितना घोटाला करने के लिए कोशिश करो, उसको बाहर निकाल के लोगों के सामने रखना मेरा काम है। सही बात है। that is the ultimate ambition, nothing beyond that. ओके, धन्यवाद रवि सर, आपने मैक्स महाराष्ट्र के साथ में बहुत खुलकर बात की और जो जो हमने सवालात आपसे पूछे उसके आपने जवाब दिए और अच्छी तरह से वार्ता हुई। ये थे रवी नायर सर, त्यांनी आपल्याशी अतिशय खुल्या मनानं सगळ्या प्रश्नांवरती उत्तर दिली। अदानीचा घोटाळा नेमका काय, त्याचं एकंदरीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरती काय परिणाम होणार आहे, तो कशा पद्धतीने घडला गेला आणि देशातल्या असणाऱ्या सरकारचं त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचा सहभाग होता, या सगळ्याच मुद्द्यांवरती दिलाय। पण असं असताना लोक उभी राहत नाही, त्या संदर्भात बोलताना त्यांनी असं सांगितलं की सरकारकडे असणारे तो त्यांचा जो पीआर आहे किंवा त्यांचा जो जनसंपर्क वाढवणारी जो मीडिया आहे, त्याचा खूप मोठा स्ट्रॉंग हात आहे आणि एकूण धर्म आणि सत्ता असं मिळून रसायन करून लोकांच्या मध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा भ्रम पसरवून ते लोकांना सतत आपल्या सोबत ठेवत असतात। त्यामुळे कितीही मोठा घोटाळा झाला तरी लोकांना त्या संदर्भामधला विशेष माहिती मिळत नाही, कारण की मेनस्ट्रीम मीडिया त्या संदर्भात बोलत नाही आणि जे मीडिया बोलतात त्यांची ताकद आणि आवाज खूप कमी असल्यामुळे तो लोकांपर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यामुळे लोकांचा त्या संदर्भातला जो आक्रोश आहे, विद्रोह आहे, अजून पण सुरू झालेला नाही। तुम्ही रवी नायर सरांचं ऐकलेलं आहे, तुम्हाला नेमकं या संदर्भात काय वाटतं तुम्ही नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा आणि पाहत राहा मॅक्स महाराष्ट्र, आवाज महाराष्ट्राचा। धन्यवाद।